Hello students, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and in today's class we continue our last chapter which we read in the last video, Bhumandalikrat Vishwa Ka Banna. So please open your book and continue with me. So this is your next topic number 1.3, विजय, बीमारी और व्यापार। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसके लिए हमें रीडिंग करनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। मतलब जो यूरोप के जहाज चलाने वाले लोग जो हैं वो समुद्री रास्ते से एशिया तक आ चुके हैं, और फिर बाद में जब उन्होंने पश्चिमी सागर को पार करके, मतलब वेस्टर्न ओशियन जो है, कैरिबियन सी, उसको पार करके जब वो अमेरिका तक चले गए, तो पूर्व आधुनिक युग, मतलब जो पुराना युग था, वो बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा कि हम अभी तक जो है बहुत छोटी सी जगह में रहते हैं और अब हमारी जो दुनिया है वो और ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश थे जिनकी खोज बाद में हुई थी, जैसे कि अमेरिका। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। इससे पहले भी हिंद महासागर, मतलब जो इंडियन ओशन है, वहाँ पर व्यापार हो रहा था। तरह तरह के सामान, लोग, चीज़ें, ज्ञान, खोज, परंपराएं, ये सारी चीज़ें इधर उधर आ जा रही थी। लेकिन इतनी दूरी किसी ने भी तय नहीं करी थी कि यूरोप से जो है भारत तक का रास्ता ढूंढ लिया जाए या अमेरिका को भी ढूंढ लिया जाए। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। भारतीय उपमहाद्वीप, अब इंडियन का सब कॉन्टिनेंट मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि महाद्वीप ऐसी बड़ी जगह होती है जो चार तरफ से पानी से घिरी हुई होती है, और उपमहाद्वीप का मतलब है जो 3 जगहों से घिरी हुई है। इसीलिए भारत जो है वो 3 अलग अलग वाटर बॉडीज से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था, मतलब पूरा आसपास का जो नेटवर्क था उसमें ये वाला जो इलाका था इसका भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। मतलब जो नेटवर्क है, नेटवर्क का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह का जो कनेक्शन है, उसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का या भारतीय उपमहाद्वीप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। मतलब यूरोप के जो लोग हैं जब वो इन दाखिलों के अंदर आए, मतलब जैसे ही वो समुद्री रास्तों से सब तरफ से आने जाने शुरू हो गए, तो आवाजाही और ज़्यादा चलने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। मतलब अब भारत से भी लोग जो है वो यूरोप की तरफ जाने लगे हैं। पहले यूरोप से भारत की तरफ वो लोग आए, फिर भारत से भी जो व्यापार है वो यूरोप की तरफ जाने लगा है। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। अमेरिका की खोज बाद में हुई थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसकी खोज करी थी। चूँकि वो भारत को ढूंढ रहा था और उसे रास्ते में अमेरिका मिल गया, मतलब अमेरिका की खोज कर ली, इसलिए उन्हें वहाँ पर भी उन लोगों को उसने अमेरिकन इंडियन ही कहा है, क्योंकि वो इंडिया की खोज करने के लिए निकले थे लेकिन मिल गया था उन्हें अमेरिका। लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। लेकिन 16वीं सदी के बाद जब पूरी दुनिया जानने लगी कि हाँ, अमेरिका भी एक बहुत अच्छा देश है, बहुत समृद्धशाली है, संपत्ति बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो विशाल भूमि है, वहाँ पर जो बेहिसाब अलग अलग तरीके की फसलें हैं, वो हर दिशा जाने लगी, मतलब हर देश को उनसे लाभ होने लगा। और आज भी अमेरिका का यही रुख है कि अमेरिका जो है वो समय को देखते हुए किसी को धक्का भी दे सकता है और किसी की मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ा सकता है। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उनके व्यापार को गति प्रदान करी। इसमें दे रखा है आज जो पेरू और मेक्सिको नाम की जगह है, उनसे भी क्या हुआ कि वहाँ से भी जब कीमती धातु, सोने, चांदी या सारी चीज़ें निकली तो इस यूरोप की संपदा बढ़ गई, क्योंकि उद्योगीकरण हुआ है। ठीक है, खनिज पदार्थ धरती से निकाले जा रहे हैं जो पहले नहीं निकाले जाते थे। और पश्चिम एशिया, मतलब एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर भी व्यापार को गति प्रदान होने लग गई। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। मतलब पूरे यूरोप में लोग बातें करने लगे हैं कि अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा समृद्धशाली देश है, और इस पर अलग अलग कहानियाँ या बातें बनने लगी। इन्हीं किंवदंतियों को, किंवदंतियाँ मतलब कही सुनी बातें, तो किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एक
एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारी खोजी अभियान शुरू किए गए। लोगों ने कह दिया कि अमेरिका जो महाद्वीप है, अमेरिका में बहुत सारे देश है, अमेरिका खुद भी एक देश है और उसमें भी और ज़्यादा देश भी है। अमेरिका एक प्रॉपर एरिया को कहा जाता है। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है वो कुछ 2 द्वीपों के नाम है, महाद्वीपों के। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी कि एल डोराडो नाम का एक ऐसा शहर है जो पूरा सोने का शहर है, सबसे ज़्यादा सोना है वहाँ पर। तो उसकी खोज भी उस समय लोग करने लगे क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं था। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब जैसे ही 16वीं सदी आई, इसके बीच तक आते आते पुर्तगाली या स्पेनिश सेनाएं जो दूसरे देशों पर जाके हमला करती थी और उन देशों को लूट करके पैसा ले आती थी, उनके भी इधर उधर आने जाने का या जीत का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, मतलब अमेरिका में निवेश करने लग गए हैं वो। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतती थी। अब देखिए, हर देश की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। कोई देश जो है वो अपने आप को अच्छा बना करके, जैसे कि भारत है, वो क्या कर रहा है, अपनी इमेज को अच्छा बना करके दूसरे देशों से मदद ले रहा है। और एक तरीका ये है कि आप गलत तरीके से जो है वो किसी व्यक्ति को परेशान करके उसकी जो भी समृद्धि है उसको नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा पहले देश के बीच में भी होता था। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। मतलब स्पेनिश जो लोग थे या स्पेन से जो जीतने वाले लोग थे, स्पेन कहाँ पर आता है, यूरोप के अंदर, फ्रांस की राजधानी है स्पेन। तो इसीलिए दे रखा है कि स्पेन के जो लोग हैं उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उनके पास थी बीमारी और कीटाणु। क्या थे? बीमारी और कीटाणु। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहाँ जहाँ पहुँचे। मतलब स्पेन के जब सैनिक और अफसर अमेरिका गए तो वो उन्हीं लोगों को उन्होंने भेजा जिनको बीमारी थी, या तो चेचक की बीमारी थी या उनके शरीर में कोई ना कोई कीटाणु थे। उन लोगों को वहाँ पर भेजा गया और जैसे ही वो लोग वहाँ पर गए, ये जो वायरस है वो अमेरिका में फैल गया और लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों के बचने की रोगी प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। जैसे कि कोरोना वायरस है, हमें टीका लग चुका है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो है उसकी प्रतिरोधी क्षमता जागृत हो चुकी है। लेकिन जब कोई बीमारी एकदम नई नहीं आती, नया वायरस, और आपका शरीर उसको पहचान नहीं पाता है, तो आपका शरीर जो है उसके खिलाफ प्रतिरोधी नहीं बना पाता है, उससे लड़ने के लिए अलग अलग जो आपके अंदर एंटीबॉडी बनते हैं वो नहीं बना पाता है और फिर इसके कारण आपकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा अमेरिका के लोगों के साथ भी हुआ था जब स्पेन के लोग वहाँ पर कीटाणु छोड़ करके आ गए थे। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। मतलब जब अमेरिका में चेचक की बीमारी चली गई, लोगों के शरीर पर फुंसियाँ होने लग गई, तो ये एक ऐसी बीमारी थी जो एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को हो रही थी और इससे बहुत भारी जनसंख्या पर असर पड़ा। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप पर फैल गई और जहाँ यूरोपियन लोग नहीं पहुँच पाए, वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। मतलब जहाँ पर यूरोप के लोग नहीं गए बीमारी फैलाने के लिए, वहाँ पर भी अमेरिका के लोग चले गए तो उनको बीमारी हो गई। तो ये बीमारी फैलने वाली थी और उन लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही दूसरे देशों से अलग रहने की फिराक में रहा और रहा भी है। इसने पूरे के पूरे समुदाय को ख़त्म कर जाना, मतलब पूरी कम्युनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या या हम कहेंगे शहर जो है वो ख़त्म कर दी इस बीमारी ने। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया और लोग जो हैं वो आपकी कमी में ही खुश होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही देश के साथ भी होता है। जब किसी देश पर मुसीबत आती है तो दूसरा देश जो है वो खुश होता है। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर चेचक जैसे बीमारियों के मामले में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचने का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। मान लीजिए कि हम यूरोप के लोग जो है उन्होंने अमेरिका में बीमारी फैला दी। अब अमेरिका के लोग भी यूरोप में बीमारी फैला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे को तैसा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूरोप के जो लोग हैं उनमें वो बीमारी पहले से ही थी और जब उनके शरीर में बीमारी आ गई तो फिर प्रतिरोधी बनना भी शुरू हो गए और उनके शरीर में पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो उनके लिए इतनी मारक साबित नहीं हुई जितनी अमेरिका के लोगों के लिए ये हुई। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। मतलब 19वीं सेंचुरी तक पूरे यूरोप में गरीबी और भूख ही थी।
शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, मतलब लोग बहुत ज़्यादा थे। बीमारियों का बोलबाला था, बीमारियां नई नई आ रही थी क्योंकि लोगों का इधर उधर आना जाना हो रहा था। धार्मिक टकराव आम थे, धर्म को लेकर के लड़ाई भी आम हो चुकी थी। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति जो है धर्म की बातें नहीं मानता है, किसी नियम को नहीं मानता है, तो उसे दंड दिया जाता था। इस वजह से हज़ारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे डर के मारे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीन का उत्पादन किया जाने लगा। मतलब 18वीं सेंचुरी तक क्या हुआ कि अमेरिका में अमेरिका जो है वहाँ पर अफ्रीका से पकड़ करके गुलामों को लाया जाता था और यूरोप के जो बाजार है उनके लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। मतलब काम करने के लिए जो गुलाम है या काम करने के लिए जो मजदूर हैं उनको बंधुआ मजदूर की तरह एक देश से दूसरे देश की तरफ ले जाया जाता था और अमेरिका में अफ्रीका से इनको पहुँचाया जाता था। आज की क्लास में इतना ही, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।